My name is Riya. I belong to Nौशहरा. Currently, I'm working as junior assistant in irrigation department नौशहरा. 2019 में मैंने यहाँ से क्रैश कोर्स किया 3 मंथ्स का. 2022 में एग्जाम हुआ था जूनियर असिस्टेंट का, तो 23 में अपॉइंट हुई थी जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम के लिए. ऐसा नहीं है कि हमें 1 साल चाहिए किसी जॉब के लिए, तो यू कैन कंप्लीट इट इन 6 मंथ्स ऑल्सो. वो हमारे एफर्ट्स पे डिपेंड करता है। अगर हमारे एफर्ट्स इस तरह से हैं तो हम जल्दी भी ले सकते हैं। मैं करियर सक्सेस को खाली एक प्लेस ऑफ स्टडी नहीं बोल सकती, ये एक प्लेस ऑफ ग्रोथ है. इसका जॉब का क्रेडिट जो है अपनी कॉम्पिटिटिव जर्नी का क्रेडिट करियर सक्सेस को दूंगी. जो भी हमारे वीडियो बच्चे देख रहे हैं, जैसे कोई बंदा तैयारी शुरू करता है, कोई भी एस्पिरेंट, स्टार्टिंग में उसको कितनी देर पढ़ना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता कैसे उसको अपना स्केड्यूल एडजस्ट करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बता. नोट्स आप कैसे बनाते थे और वो आपको कितना हेल्पफुल रहे, वो थोड़ा बता. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब. आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं हमारे स्टूडेंट रिया चौधरी जी से, जो अब सिलेक्ट हो चुके हैं. कौन कौन से एग्ज़ाम्स इन्होंने दिए, कौन कौन से इन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, क्या इनकी जर्नी रही ओवरऑल. तो शॉर्ट में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें एक स्टूडेंट को, एक एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए सरकारी नौकरी की तैयारी करने में, और जब तक आपको जॉब नहीं लग जाती उसके बीच का जो स्ट्रगल है किस तरह रहता है, तो अब रिया से हम पूछेंगे हर एक चीज़ जो आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको इनके आंसर पता होने चाहिए, राइट. तो सबसे पहले रिया से पूछते हैं कि रिया अभी क्या कर रहे हैं, कहाँ इनका सिलेक्शन हुआ है और कौन-कौन से एग्ज़ाम्स इन्होंने क्वालिफ़ाई किए हैं? हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिया. आई बिलोंग टू नौशहरा. और मैंने जो है अभी करेंटली आई एम वर्किंग एज जूनियर असिस्टेंट इन इरिगेशन डिपार्टमेंट नौशहरा. आई हैव क्वालिफाइड एग्जाम, सेट एग्जाम, नेट, जेआरएफ, एंड आई हैव कंप्लीटेड माय डॉक्टरेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस. तो रिया, आपने प्रिपरेशन अपनी कब स्टार्ट की थी और उसके बाद कितनी देर में आपकी सिलेक्शन हुई, अब उसका भी बताओ? सर, मैंने 2019 में अपनी तैयारी शुरू की थी. 2019 में मैंने यहाँ से क्रैश कोर्स किया 3 मंथ्स का. उसके बाद तब मेरी मास्टर्स भी लास्ट सेमेस्टर में थी. प्रोजेक्ट वर्क चल रहा था एमसीए का, और उसके बाद जब वो खत्म हो गया मैं फाइनली अपने घर चली गई. लेकिन मैंने तैयारी अपनी कंटिन्यू रखी. 2022 में एग्ज़ाम हुआ था जूनियर असिस्टेंट का, तो 23 में अपॉइंट हुई थी जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए. तो मतलब एक आइडिया हम लेके चलें कि अराउंड 1 टू 2 इयर्स एक नॉर्मल टाइम है किसी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना और उसमें सिलेक्शन लेना। नहीं सर, ऐसा नहीं है. वैसे आप लोग अगर कंसिस्टेंसी रहेगी तो आप 6 मंथ्स में भी कर सकते हो. मेरा क्या था कि मैं जैसे ही 2019 में घर गई, उसके बाद मेरी आईटीआई में सिलेक्शन हो गई रजौरी में, एडॉक पे. फिर मैं वहाँ पे भी जाती थी रजौरी में, अप डाउन भी रहता था, और ज़्यादा कंसिस्टेंसी नहीं थी मेरी तब. क्योंकि नई-नई मास्टर्स कंप्लीट हुई थी, इतना था भी नहीं कि जल्दी जॉब चाहिए. वो थोड़ा लेट समझ आता है धक्के खाने के बाद. 1 साल जब धक्के खाए कि नहीं ये तो एडॉक पे है, इससे कुछ नहीं बनेगा. ये तो स्लो पॉइज़न है एक किस्म का. फिर ही समझ आता है कि नहीं, कोई परमानेंट जॉब होनी चाहिए. तो ऐसा नहीं है कि हमें 1 साल चाहिए किसी जॉब के लिए, तो यू कैन कंप्लीट इट इन 6 मंथ्स ऑल्सो. आपका कहना है कि अगर हम, वो हमारे एफर्ट्स पे डिपेंड करता है। अगर हमारे एफर्ट्स इस तरह से हैं तो हम जल्दी भी ले सकते हैं। अगर हम खुद से ही स्लो हैं, मतलब प्रायोरिटी पे नहीं है हमारा और सीरियस नहीं है, तो इट विल टेक टाइम. और एक चीज़ आपने इंपॉर्टेंट ये बोली कि जब आपका फाइनल सेमेस्टर भी था, आपकी जो पढ़ाई चल रही थी पीजी, है ना? तो एक चीज़ और है कि जैसे आपने पीजी के दौरान डिसाइड किया है कि मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी करूँ। तो आपको लगता है कि आपको ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट किया होता तो आप पहले आपकी जॉब लग जाती? बिल्कुल सर, बिल्कुल. हाँ, मुझे लगा कि थोड़ा लेट हो गया है. शायद मैंने ग्रेजुएशन से ही शुरू की होती, तो मैं मास्टर्स के साथ भी अपनी जॉब तब ले सकती थी, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकती थी. मैंने काफ़ी लेट शुरू किया और उसके बाद फिर से मुझे 2 साल लग गए. वो तो टाइम मैटर करता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने स्टूडेंट्स को ये हम गाइड कर सकते हैं कि राइट टाइम जो है तैयारी का, आज के कंपटीशन में देखा जाए तो आजकल आपको पता है कितना कंपटीशन है ना? वैकेंसी कम भी हो रही है ना? तो कहने का मतलब कि अगर आप फाइनल ईयर या ग्रेजुएशन इमीडिएटली कंप्लीट करते स्टार्ट करते हैं, तो आपको बड़ी जल्दी, आप लगा के चलिए कि 20-21 साल में बंदा ग्रेजुएट होता है। तो 23-24 साल के अंदर-अंदर आपकी जॉब भी लग सकती है. सिंसियर एफर्ट्स और प्रॉपर गाइडेंस भी ज़रूरी होनी चाहिए. तो आप मुझे अभी बताओ कि जैसे आपने तैयारी शुरू की थी, आप हमारे पास आए, तो जब फर्स्ट डे कोई कहीं जाता है तो अनश्योर होता है कि पता नहीं कैसा पढ़ाते हैं, क्या है, क्या नहीं. तो आपको कैसे, मतलब यहाँ से लगा कि हाँ, यहाँ आके आप में कॉन्फिडेंस बना करियर सक्सेस में, और फिर उसके बाद की जर्नी आपकी कैसी रही? वो थोड़ा-सा आप बताएँ? सर, यहाँ के मैं तो कहूँगी कि खाली, मतलब मैं करियर सक्सेस को खाली एक प्लेस ऑफ स्टडी नहीं बोल सकती, ये एक प्लेस ऑफ ग्रोथ है.
ग्रोथ का मतलब जिसमें ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है स्टूडेंट की, एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड की देखो, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए खाली आपको पढ़ना, किताबी कीड़ा बनना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। उसके लिए आपका डिसिप्लिन, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कंसिस्टेंसी, ये सब चीज़ें भी साइड बाय साइड होनी चाहिए। क्योंकि अब देखो जैसे अब ये तो मेरा जूनियर असिस्टेंट का जिसमें रिटन और टाइपिंग टेस्ट था। अब कोई और एग्ज़ाम जैसे प्रोफ़ेसर का होगा उसमें इंटरव्यू भी है। तो उसके लिए डिसिप्लिन, अपना कॉन्फिडेंस बोलने का वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कर सक्सेस में सिखाया जाता है, कि आपको कैसे फेस करने हैं इंटरव्यू, कैसे आपको किसी के आगे कैसे बोलना है, ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और अब मुझे एक चीज़ बताओ कि जैसे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, आप जब आप आए थे तब हमारा नया-नया यूट्यूब चैनल भी बना था। अब हमारे 1,35,000 सब्सक्राइबर्स भी हो गए हैं। काफ़ी लोग हमारा वीडियोज़ देख के भी हमें कॉन्टैक्ट करते हैं। मैक्सिमम बच्चे तो रेफरेंस से आते हैं, जैसे कोई पढ़ के गया है, जैसे आप मैं तो तो सबको रेफर करती हूँ। राइट, तो वो हम जब पूछते हैं ना कि जैसे कोई बंदा हमारे पास पढ़ने आया है, तो हम उसको पूछते हैं आपको यहाँ कैसे पता चला यहाँ के लिए? तो वो हमें 2 आंसर देते हैं। 90% का आंसर होता है कि सर मेरा कोई पढ़ के गया है या मुझे किसी ने बताया, क्योंकि अब हमें भी 11-12 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो कुछ या उसमें से 5-6% होते हैं कि सर हमने आपकी वीडियो देखी। तो हमने भी सोचा कि जो हमारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं, क्यों ना हम उनका भी एक आप कह सकते हैं शॉर्ट में मेन-मेन चीज़ें जो उन्होंने गो थ्रू की, उन्होंने फेस की अपने स्ट्रगल में, एग्ज़ाम्स की तैयारी में, वो भी हम बच्चों तक पहुँचाएँ। अब मुझे बताओ पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए आज की डेट में बच्चों की जो ये गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी है, या घर पे उनका क्या सपोर्ट होना चाहिए? क्योंकि बच्चा नॉर्मली हमारे पास 3 घंटे पढ़ने आएगा, यहाँ से 3 घंटे क्लास लगाई, उसके बाद बच्चा घर जा रहा है, तो आपको पता है आजकल जैसे ही कोई सिलेक्ट हो गया, तो घर वाले एग्ज़ाम्पल्स देते हैं कि हाँ, देखो वो उसका लड़का लग गया, आप पढ़ नहीं रहे, आप नहीं लग रहे, आप ऐसे ही हो, है ना? तो आपको क्या लगता है पेरेंट्स का कैसा रोल रहना चाहिए? सर मेरे अकॉर्डिंग आजकल जो मैंने सुना है ना, मतलब मैंने अगर किसी से बात की होगी कि नहीं इनको तैयारी करनी चाहिए, पेरेंट्स क्या बोलते हैं आजकल जो चल रहा है ना पेरेंट्स का वो ये है कि नहीं आजकल तो नौकरी लेना ही मुश्किल है। बट मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। देखो कितनी रिक्रूटमेंट्स निकल रही हैं, जेके एसएसबी है, पीएससी है, सेंटर की कितनी जॉब्स निकल रही हैं और बैंकिंग की कितनी निकल रही है, लेकिन पेरेंट्स आजकल उनका एक ही स्टेटमेंट होती है, नहीं आजकल सरकारी नौकरी लेना बहुत मुश्किल है। पहले तो मैं कहती हूँ कि बच्चों को ही ये चीज़ अपने पेरेंट्स के दिमाग से दूर करनी चाहिए कि ऐसा नहीं है। या तो आजकल बच्चे भी पेरेंट्स को ऐसा खुद ही बोलते हैं क्योंकि उनमें ही इंटरेस्ट नहीं होता, उनमें कैपेबिलिटी नहीं है अभी इतनी। वो खुद ही कहते हैं कि नहीं आजकल नौकरी लेना बहुत मुश्किल है। पहले तो पेरेंट्स के दिमाग से ये चीज़ निकल जानी चाहिए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नौकरी लेना मुश्किल है। दूसरा पेरेंट्स को सपोर्ट करनी चाहिए, डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए किसी को देख के नहीं भाई उसका लड़का लग गया या क्योंकि हर किसी की कैपेबिलिटी अलग होती है। अब मैंने जब जॉब ली 2019 के बाद मैं भी 1 डेढ़ साल घर बैठी, चाहे अडॉक पे थी। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने ऐसा नहीं बोला कि उसने जॉब ले ली, आप रह गए। बच्चों को ही बोलना चाहिए कि सबकी कैपेबिलिटी अलग होती है। कोई 1 साल में ले सकता है जॉब और कोई 6 मंथ्स में ले सकता है। तो पेरेंट्स को भी बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए क्योंकि हर किसी की कैपेबिलिटी अलग तो अब मुझे एक चीज़ बताओ कि जैसे जो भी हमारे वीडियो बच्चे देख रहे हैं, मान लेते हैं कि आप उनकी जगह पे हो, आपने फर्स्ट टाइम तैयारी शुरू करनी है, राइट? और आपने ऑलरेडी की है तो आपको इन चीज़ों का पता है। तो जैसे कोई बंदा तैयारी शुरू करता है, कोई भी एस्पिरेंट, स्टार्टिंग में उसको कितनी देर पढ़ना चाहिए? और आहिस्ता-आहिस्ता कैसे उसको अपना शेड्यूल एडजस्ट करना चाहिए? उसके बारे में थोड़ा बता। सर ये तो है कि हर बच्चे की अपनी-अपनी कैपेबिलिटी होती है पढ़ने की। अब जैसे मैं हूँ तो मैं शायद 1 घंटा पढ़ पाऊँगी, उसके बाद मुझे बस ऊपर-ऊपर से जाएगा जो भी पढ़ूँगी। हर किसी का अपना स्टैमिना है पढ़ने का, कोई 40 मिनट्स पढ़ सकता है, कोई आधा घंटा पढ़ सकता है और कोई 2 घंटे में वो चीज़ कवर करेगा जो आधे घंटे में कवर हो रही है। तो पहले तो बच्चे को अपनी कैपेबिलिटी देखनी चाहिए, जितना वो पढ़ सकता है उतना ही। अपने दिमाग में ज़्यादा स्ट्रेस ना डाले पढ़ने का शुरू में। और थोड़ी-थोड़ी हर रोज़ 2 घंटे भी अगर देगा तो दैट इज़ इनफ। रोज़ 2 घंटे प्रैक्टिस भी करे और यहाँ पे भी जो क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है वो भी रिवाइज़ करे। और साइड बाय साइड अपनी रिवीजन प्रैक्टिस दोनों करे और धीरे-धीरे अपना टाइम को इंक्रीज़ करे। ऐसा नहीं है कि शुरू में वो सोचे कि मैं आज ही पूरी रात बैठ के पढ़ूँगा या आज ही पूरा दिन बैठ के मुझे पढ़ना है। तो थोड़े-थोड़े करके अपना टाइम इंक्रीज़ करे, उससे अपनी कैपेबिलिटी ऑटोमैटिकली इंक्रीज़ हो जाती है। तो हमारे साथ भी शुरू में ऐसा ही था। मास्टर्स भी चल रही थी और यहाँ की कोचिंग भी थी, तो थोड़ा-थोड़ा टाइम ही दे पाते थे। उसके बाद लेकिन हमने कंसिस्टेंसी रखी, पढ़ते रहे तो हो गया क्रैक। और एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे उन्होंने बताया कि रिवीजन और प्रैक्टिस मेन चीज़ है। जैसे नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, आगे का पढ़ते रहेंगे, आज पढ़ा कल पढ़ा परसों पढ़ा, लेकिन उसको रिवाइज नहीं करते, है ना? तो नोट्स आप भी बनाते थे, तो आपने मतलब जब आप नोट्स बनाते थे, जैसे आप उसके बारे में थोड़ा बताओ कि क्योंकि वो जो नोट्स आप क्लास में लिखते हो वही आपको पेपर के टाइम भी पढ़ने हैं एंड ऑल, है ना? तो नोट्स आप कैसे बनाते थे और वो आपको कितना हेल्पफुल रहे, वो थोड़ा बताओ। ठीक है। सर होता क्या है कि पेपर के टाइम पे हम अगर सोचें कि हम पेपर के जो हफ्ता पहले पूरी बुक्स को पढ़ना शुरू कर देंगे दैट इज़ नॉट पॉसिबल।
अगर हमने नोट्स मतलब वन लाइनर्स बनाए होंगे, मेन-मेन पॉइंट्स लिखे होंगे किसी भी टॉपिक के, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं है कि जिसमें हमें पूरा एस्से लिखना है, जिसके लिए वो वैसे वाले नोट्स बनाने हैं। तो अगर जनरल नॉलेज ही है, उसमें जो मेन अगर कोई टॉपिक हमने उठाया तो उसके मेन पॉइंट्स भी अगर हम लिखें, कंप्यूटर का ही कोई जनरेशंस का ही टॉपिक है, तो जनरेशन में हम क ईयर याद रख लेंगे, उसमें क्या चीज़ें थी वहाँ, तो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी क्या थी, वो ऐसे वन लाइनर्स बना देंगे, दैट इज़ इनफ फॉर द एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बिकॉज़ दैट इज़ नॉट द सब्जेक्टिव पेपर। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ कि जब आपको पता चला कि जब आपने एग्ज़ाम दिया और आपका रिज़ल्ट आया और जब आपका आ गया उसमें नाम, क्वालीफ़ाई हो गए आप, फिर आपकी उसके बाद टाइपिंग टेस्ट भी था, तो पह पहले हो गया टाइपिंग टेस्ट, उसके बाद आपका एग्ज़ाम भी हो गया, उसके बाद आपका जब नाम आया फिर डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए आया होगा, तो पहला रिएक्शन आपका क्या था? सर मेरा जब एग्ज़ाम आया ना उस दिन मैं जम्मू में ही थी। तो पहले दिन ग्रुप बनाए हुए थे, इस पे ना कोर्ट केस चल रहा था। तो पहले दिन सुनने को तो मिल गया था कि रिज़ल्ट आने वाला है, आने वाला है। 12 बजे तक रात को वेट किया, नहीं आया रिज़ल्ट, मैं सो गई। सुबह 3 बजे या सुबह 4-5 बजे मेरे हस्बैंड की नींद खुली। उनको मैसेज किया था नौशहरा से किसी ने कि कांग्रेचुलेशंस, रिया को जल शक्ति डिपार्टमेंट मिल गया। तो उस टाइम तो मैं बता नहीं सकती कि क्या रिएक्शन था। मेरे लिए तो मतलब बहुत ही मतलब बहुत खुशी वाला था टाइम था वो। और उसके बाद तो मैं सो भी नहीं पाई। उसके नेक्स्ट मैं जम्मू इसलिए आई थी, मेरा ना जूनियर असिस्टेंट का ही एग्ज़ाम था आईआईटी का। ये है ना आईआईटी यहाँ पे, वो वहाँ पे एग्ज़ाम था उस दिन मेरा जूनियर असिस्टेंट का। फिर उस टाइम मैंने सोच लिया कि अब तो रहने देती हूँ, ये वाला हो गया वो रहने, बट नहीं, मुझे घर वालों ने कहा कि वो वाला भी दे के आओ एग्ज़ाम। फिर उसी के नेक्स्ट डे मेरा जम्मू यूनिवर्सिटी का जूनियर असिस्टेंट का भी था। मतलब खुशी में तो और अच्छे से एग्ज़ाम्स दिए मैंने तब। दोनों एग्ज़ाम्स दिए मैंने और खुशी में ज़्यादा अच्छे से दिए। तो अब जैसे जब किसी को एक जॉब मिल जाती है ना? तो उसके बाद का कॉन्फिडेंस और मतलब आप समझ लो कि एज़ ए एम्प्लॉयी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयी और एज़ ए एस्पिरेंट दोनों के कॉन्फिडेंस में कितना डिफरेंस है? मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा ड्रीम था प्रोफ़ेसर का, अगर मेरी ये जॉब ना होती तो शायद मैं अभी तक डिप्रेशन में भी ना चली गई होती। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता कि मेरी तो ऐज निकलती जा रही है, आई एम 30 नाउ, मेरी ऐज निकलती जा रही है तो मैं डिप्रेशन में चली जाती कि मेरा अभी तक एग्ज़ाम नहीं क्रैक हुआ। बट ये वाला एग्ज़ाम होने के बाद जूनियर असिस्टेंट का ये मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम, ये क्वालीफाई हुआ, इसी के बाद ही मेरा सेट नेट जेआरएफ हुआ। मतलब मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा बिल्ड हुआ कि मैं कुछ कर सकती हूँ, अब मैं और ज़्यादा कर सकती हूँ। तो मेरा मतलब कि जॉब के बाद का जो कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा मतलब बिल्ड होता है। से एक चीज़ ये भी क्लियर होती है कि जब आप कहीं आप सिलेक्ट हो जाते हो या आपने ये भी बताया बहुत सारे पेपर भी आपने भरे थे, तो वो भी एक बड़ा ज़रूरी है क्योंकि तैयारी एक ही की आपने, बट वो आपको 10 जगह काम आई। तो हम भी आप स्टूडेंट्स को ये बताना चाहेंगे कि कभी भी इस चीज़ में नहीं रहो कि मैंने साल में एक ही पेपर देना है, वो हम ऑफलाइन बैचेज़ में भी डेली बताते रहते हैं। फॉर्म आप सारे भरते जाओ, कहीं न आपको भी नहीं पता आप कहाँ सेलेक्ट होंगे, तो कहीं न कहीं आप सेलेक्ट हो ही जाएँगे और आजकल काफ़ी बच्चे जैसे हमारे जैसे रिया है और भी बहुत सारे बच्चे हैं, जो मिलते रहते हैं, जिनसे हमें पता रहता है कि ये एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, ये वाले क्वालीफ़ाई किए हैं। एक चीज़ और हमने नोट की, अब जैसे एक और स्टूडेंट है हमारी पलक, वो तालाब तिल्लो से है, वो सिलेक्ट हुए थे एसबीआई क्लर्क में, लेकिन उसके बाद उन्होंने ना आईबीपीएस पीओ का पेपर दिया, अब शायद वो उधमपुर उनकी जॉब लग गई है बैंक ऑफ इंडिया में, पीओ। तो ये चीज़ और आप एक नोटिस करो कि जब आपको एक जॉब मिल जाती है का जैसे इन्होंने भी बताया इन्होंने भी फिर नेट का भी क्वालीफाई किया एंड ऑल आगे भी। तो आगे आजकल क्या है कि काफ़ी लोग हैं जब जैसे एक जॉब ले ली, उसने देखा कि अब माइंड में बंदा हो गया कि एक जॉब तो अपने पास आ गई। फिर बंदा एक कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अब मैं अगर ये मैंने कर लिया तो मैं इससे और बड़ा पेपर भी निकाल सकता हूँ। उसके आगे-आगे हम चल सकते हैं। अभी एक स्टूडेंट है हमारा मानिक एसआई ही लगा वो रियासी में। तो उसका मुझे फ़ोन आया कि सर मैंने नायब तहसीलदार की भी तैयारी करनी है। तो ये एक चीज़ है कि आप अपने आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड होके अब आपको नहीं जब आपकी जॉब लगी आपको नहीं कोई बोलेगा ये फॉर्म भर, ऐसे सारे बोलेंगे। बिल्कुल। अब ये है जब आपकी नौकरी लग गई, अब आपको खुद पता नहीं यार ये भी मैं कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, है ना? पेरेंट्स की सपोर्ट भी बढ़ जाती है। हाँ जी, तो मैं वही कह रहा था कि आप भी थोड़ा स्टूडेंट्स को बताओ कि जैसे बहुत सारे फॉर्म निकलते हैं, हमें हर एक फॉर्म को भरना चाहिए। मैं तो ये कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि अब जब मैंने कोचिंग लेना शुरू की थी, मैंने बैंकिंग की और एसएससी की ली। ना तो मेरी बैंकिंग में सिलेक्शन हुई है, तो ना ही मेरे को सेंटर की जॉब में सिलेक्शन हुई है। मेरी सिलेक्शन हुई जेके एसएसबी में। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि एक जिस चीज़ की आप कोचिंग ले रहे हो या वही उसी फील्ड में आप जाओगे। एक चीज़ एक जगह का पढ़ा हुआ दूसरी जगह भी काम आता है। मतलब मैं आपको यही कहूँगी कि आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स भरने चाहिए। यहाँ पे आप पढ़ते रहो, साइड बाय साइड जितने भी फॉर्म्स निकल रहे हैं आप वो पढ़ते रहो। उससे आपका लेवल भी आपको पता चलेगा और नॉलेज भी बढ़ेगी। क्योंकि एक क्या पता एक पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो दूसरी जगह भी स्ट्राइक करे कहीं जाके। तो इसलिए हमें कंटीन्यूअस फॉर्म्स वगैरह भरने चाहिए। कि मैक्सिमम 70-80% सिलेबस ही सेम। सर सेम सिलेबस है, हाँ।
एसएससी का सिलेबस जो है वही जेके एसएसबी का भी पोर्शन है। मतलब रीजनिंग, मैथ्स तो उसमें भी आ रहा है। इवन कि नेट का भी फर्स्ट पेपर में वही आ रहा है। डीआई वगैरह वो सब चीज़ें नेशनल लेवल का पेपर है, उसमें भी वही आ रहा है। तो रिया जी हमारे स्टूडेंट्स के लिए कोई लास्ट मैसेज शॉर्ट में कि कैसे वो भी आप अपने ड्रीम्स आप अपने पूरे कर सकते हैं, उसका एक छोटा-सा मैसेज आप मैं सब स्टूडेंट्स को यही कहूँगी कि आप अपनी तैयारी जो है स्टेबिलिटी अपनी रखें, कॉन्फिडेंस से पढ़ते रहें अपना अपना अपनी कंसिस्टेंसी जो है वो लूज़ ना करें। ऐसा मत सोचें कि आज पढ़ लिया, अभी तो पेपर अभी कोई फॉर्म ही नहीं हमने भरा, जब फॉर्म आएँगे तब पढ़ेंगे। तो उस टाइम बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अभी से आप कांस्टेंट रखेंगे अपनी तैयारी, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी, चाहे 1 घंटे ही होगी दिन की शुरू में या 2 घंटे होगी, तो आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। और करियर सक्सेस से मोटिवेशन तो आपको मिलती ही रहेगी और यहाँ से आपको गाइडेंस भी मिलती रहेगी। तो ये सारी चीज़ें मिला के यू कैन अचीव योर गोल वेरी ईज़िली, दैट इज़ नॉट टफ। रिया जी, आपने आज टाइम निकाला, आप ऑलरेडी अब आपका पीएचडी भी हो गया आपने बताया था। तो यानी कि अब आपका नेक्स्ट टारगेट है प्रोफ़ेसर का असिस्टेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफ़ेसर। राइट? तो ये चीज़ आपको मोटिवेट करेगी कि जैसे आप एक सिलेक्शन ले लेते हैं, साथ-साथ आप अपग्रेड कर सकते हैं, आप आने वाले समय में कोई एग्ज़ाम्स और भी दे सकते हैं। तो स्काई इज़ द लिमिट। तो आपने बस ये ध्यान रखना है, जो आपको ये पूरी हमने आज डिस्कशन की है, सिर्फ़ आपके लिए है कि अ, थोड़ा जल्दी स्टार्ट करें, बिल्कुल। राइट? और कंसिस्टेंसी रखें, अगर घर पे नहीं पढ़ पा रहे, लाइब्रेरी जॉइन कर लें, तो गाइडेंस चाहिए। कई बार होता है एक चीज़ और मैं जैसे आप अभी क्लास में भी आप गए थे, तो आप बता रहे थे कि ये अगर मैं खुद से पढ़ती सारा, हाँ, खुद से नहीं। पढ़ती तो उसमें साल भी लग सकता था। तो अगर आपको लगता है गाइडेंस चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए टीचर्स से भी, तो भी आप करियर सक्सेस भी जॉइन कर सकते हैं। तो रिया जी लास्ट में एक चीज़ मुझे बताओ कि करियर सक्सेस का 1-2 लाइन में आप का क्या रिव्यू है, क्या फीडबैक है? मैं तो अपने इसका जॉब का क्रेडिट जो है अपनी जर्नी का कॉम्पिटिटिव जर्नी का क्रेडिट करियर सक्सेस को दूँगी। क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि अगर मैं घर बैठ के पढ़ती, शायद मैं 2 साल के बजाय 4 साल में जॉब लेती क्योंकि मुझे एक पाथ नहीं मिल सकता था कि मुझे चीज़ों को कितनी डेप्थ तक पढ़ना है। कई बार हम खुद से पढ़ने लगते हैं, हम सोचते हैं नहीं इसको बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे तभी हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे जाके। बट यहाँ करियर सक्सेस में ये सब चीज़ें बताई जाती हैं कि आपको कोई क्वेश्चन है उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने टाइम में करना है और कितना पढ़ना है। और मेरी कॉम्पिटिटिव जर्नी का जो क्रेडिट है वो करियर सक्सेस को ज़रूर मतलब जाता है। थैंक यू सो मच। तो ये आपका बेसिकली मेहनत है, आपकी हार्ड वर्क है, आपकी डेडिकेशन है 1 डेढ़ साल की। तो अब आपको फाइनली जो आपका ड्रीम है वो आप अचीव कर चुके हो और भी आने वाले टाइम में आप और करो तो इसकी हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेज़ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।